आज थोड़ा डिस्टरबेंस है मुझे लगता है कुछ, तो ठीक हो जाएगा वैसे तो, थोड़ी देर चलेगा तो सही हो जाएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज दी गई थी बेटा, और मेरे ख्याल से पहले 11 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सर 1 मार्कर में डाउट था। 1 मार्कर में सर वो पेपर नहीं हुआ था, टेस्ट हुआ था। अच्छा, स्कूल में जो हुआ था? नहीं सर, जो आपने लिया था संडे। 1 मार्कर, हाँ। एक जो पहला एक क्वेश्चन डेरिवेटिव का था बेटा, वो उसमें आंसर में कॉस लिखना, कॉस। मैं यही कह रहा था सर, वो उसमें आंसर पूरा लिखा हुआ। ठीक है, जो ऑप्शन ए तुम लोगों ने मार्क कर दिया था ऑप्शन वही था, लेकिन वो टेस्ट बनाते हुए शायद कॉस मिस हो गया होगा। हाँ जी सर, वैसे समझ आ तो गया था, लेकिन तब भी हाँ जी, सर बाकी फिफ्थ सर क्वेश्चन फोर्थ भी समझा कर दो। देना सर एक बार। सर क्या फिफ्थ। क्या बेटा? सर फोर्थ कर देना, जो आपने टेस्ट भेजा था उसका। जब मैं देख लेता हूँ, अगर टेस्ट में लग रहा है तुम लोगों को ऐसा तो आगे देख लेते हैं। हर्षित रावत का टेस्ट नहीं हुआ। हर्षित टेस्ट क्यों नहीं दिया भाई? ये गड़बड़ हो रहा है, इसमें ओपन होना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। हो गया। सर फिफ्थ बता देना। एक तो ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर था वो फर्स्ट ए ऑप्शन ही था, लेकिन ये है 1/2√sin x³, फिर sin x³ का हो जाएगा cos x³ और फिर x³ का होगा 3x², यानी बस 3x² स्क्वायर cos x हो जाएगा ना, बस सर यही। cos x³ होगा बेटे, एंगल तो x³ है ना। हाँ जी सर, क्यूब ही क्यूब। हाँ, तो इसमें तो ये था। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये तो डाउट नहीं है किसी का? सर ये वाला था। इसमें बेटे सबसे पहले डेरिवेटिव होगा रूट का, तो ये बनेगा 1/2√sin√1 + x²। यानी आप हो ऑप्शन नंबर ए पर देखो, कुछ मैच कर रहा है। 1/2√sin√1 + x², पहले पहले रूट का हो गया, फिर साइन का होगा कॉस। लेकिन यहां गड़बड़ क्या हुई है, एक मिनट, एक तो यार ये पीछे हमारे पड़ोसियों ने एक पाल लिया है, दिमाग खराब करता है। cos√1 - x², ठीक है। देखो माइनस आ रहा है जबकि आना चाहिए प्लस, तो आप आओ इसमें ऑप्शन नंबर डी पर आओ। आई थिंक ये वाला ठीक होगा इसका, है ना। 1/2 या सॉल्व कर दूं मैं इसे? नहीं सर, हो गया। हो गया। तो 1/2√sin, सी ऑप्शन है इसका, सी आया था, सी होगा। ठीक है, सी आ जाएगा या सॉल्व करके दिखाऊं? सी था तो सर। इसमें बाद में 2 कॉमन लेंगे ना, 2 रूट का आएंगे ना, मतलब वो एक कट जाएगा, जो x² का डेरिवेटिव होगा वो 2x हो जाएगा, तो 4 नीचे बनेगा, 2 से एक 2 कट जाएगा, 2 × 4। ठीक है, जागृत, क्लियर है बात? यस सर, ये आ गया था सर, दूसरा पूछना था गलती से। अच्छा अच्छा, ये वाला, ये तो आसान था। यस सर, फोर्थ बता दो। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? यस सर सर। वैसे हो गया था, सर बस इसमें ये n - 1 नहीं आएगा सर? जो हाँ ये, सर, मैंने भी यही डाउट है सर। हाँ, जो ये n-1 जो वैल्यू आई है ना, तो फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया है सर इसमें। ये बात कर दोगे ये वाला? ये मैं सॉल्व कर देता हूँ।
अब स्कूल में जो रिड्यूस सिलेबस पे बात हुई थी, तो स्कूल वालों ने समझाया कुछ कि नहीं? ये सर टीचर कह रहे हैं सर वो अब नहीं करवा रहे सर, जो रिड्यूस था पहले साल का। अब खत्म कर दिया ना सर हमारे यहाँ तो करा रहे। रिड्यूस वाला भी? यस सर। क्या कराया, कौन से टॉपिक में? सर अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन सर वो करा तो रहे थे। अच्छा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन लास्ट, सर हमें करवा चुके सर हैं लास्ट वो वाला करा दो। लास्ट वाला नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी के पेपर में भी आया था शायद। सर मेरे में आया था शायद। आया था? is given variable for x, find a and b। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन देख लो, मेरे ख्याल से यही दो प्रॉब्लम है। पहला ले लेते हैं, इसको 1 लिख देता हूं, इसको 2। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, एक चीज और चेंज हुआ है, अब से तुम लोगों को हर संडे टेस्ट देना होगा, हर संडे। ठीक है, और कोई ना कोई एमसीक्यू का टेस्ट रहेगा, और साथ में मैं क्वेश्चन ऐड कर सकता हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी आपको रखनी है। जैसे अभी पेपर गया था, उसी में सब्जेक्टिव पेपर भी साथ में हो सकता है। ठीक है, करेक्ट? ओके। और पेपर हर संडे होगा, तैयार रखना। कोई जरूरी पिछला चैप्टर भी हो सकता है, या हमने जो इस हफ्ते में पढ़ा उसमें भी हो जाएगा। तो ये बात जो है मैं मंडे ही क्लियर कर दूंगा कि अभी हम कौन से चैप्टर का टेस्ट लेंगे, तो तैयार करना है तुम लोगों को। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए वही काम करना है आपको, पेपर करके पीडीएफ बना करके सबमिट कर देना है साथ में। और जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है एमसीक्यू वाला, उसका एमसीक्यू फिल कर देना है आपको। ठीक है, फिर दोनों के कंबाइंड नंबर आपको भेज देना। भेजना कहाँ पे? पीडीएफ क्लासरूम में? उसी में क्लासरूम में, जैसे अब तक टेस्ट देते आए पीडीएफ वाला। ठीक है, नहीं सर मैंने नहीं दिया। पीडीएफ का एक भी पेपर नहीं दिया? जैसे होमवर्क भेजते हो वैसे उसको भेजना होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया बेटा, d/dx ऑफ x प्लस √x² प्लस a² इज टू पावर n। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आंसर आएगा nx n-1 हो गया। फिर d/dx ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू n प्लस x प्लस √x² प्लस a² होल इज टू पावर n। देखो यहां कॉन्सेप्ट ये वाला है, x प्लस √x² प्लस a² मल्टीप्लाई। अब d/dx ऑफ x हो गया 1, और डेरिवेटिव ऑफ √x² प्लस a² 1/2 √x² प्लस a² और x² का डेरिवेटिव 2x। तो दिस 2 एंड दैट 2 कैंसिल आउट। ओके, अब ले लेते हैं एलसीएम। ऐसे पावर को स्प्लिट कर सकते हैं? पावर को, हाँ जी बेटा, बेस सेम पावर आर सब्ट्रैक्टेड, तो नीचे ले आए -1 को। अब देखो पावर 1 है, दोनों बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो n-1 लिखा जा सकता है, या n-1 को कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया? सर कैसे, मतलब इसको आपने क्या करा है सर -1 का? अगर बच्चे ऐसे लिखा है सपोज a⁴n-1, तो क्या इसे a⁴n/a लिख सकते हैं? बेस सेम, यस सर। डिवाइड पावर सब्ट्रैक्टेड, सेम कंडीशन है। बेस ये पूरा है कि पावर n, और बेस टू दी पावर 1 यानी a समझो इसे, तो आपने उसी को स्प्लिट कर दिया। ठीक है बात? यस सर। ठीक, बढ़े आगे। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो, और ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। रूट x² प्लस a² इज टू पावर n अपॉन x प्लस
रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमने एलसीएम ले लिया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या आ गया अपने पास, n इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन देखो है ये, चेक करो। एक एक स्टेप देख लो, 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर बच्चों, क्लियर है तो हैंड रेज कर दो। स्नेहा, प्रथम, सी है सर। क्लियर, ओके। ठीक है, तो इसको ऐसे करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस क्वेश्चन में ये कह मेरे को रहे एक चीज पूछनी थी। हाँ, तो जैसे एक इक्वेशन है इज इक्वल टू में 1 है, और जो इक्वेशन है उसका मतलब होल स्क्वायर है, ठीक है। और सामने 1 ही है, तो हम उसका 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, काट सकते हैं उसकी वजह से। इसमें जैसे मान लो आपके पास x प्लस 2 होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 है, हाँ जी ऐसे सर। है ना। तो इसमें बेटे 1 का होल स्क्वायर करके 1 से कंपेयर नहीं होता, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज रूट 1। रूट 1 का मतलब हो गया प्लस माइनस 1, यानी x प्लस 2 या तो प्लस 1 के बराबर है या माइनस 1 के बराबर है। अच्छा, मतलब इसको सर स्क्वायर नहीं कर सकते? नहीं, स्क्वायर करने का मतलब ये हो गया तब भी प्लस माइनस या तो करो कि भाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। अब अंदर कंपेयर हो गया x प्लस 2 इज प्लस माइनस 1, अगर ये मेथड करते हो तो। ओके सर, समझ गया। ठीक है ना, क्योंकि ना इसमें कंडीशन ये है कि x की सारी पॉसिबिलिटी आपको बतानी होती है कि क्या x की रियल वैल्यूज हो सकती है। अगर ऑलरेडी ये क्वेश्चन कहता है कि जो x प्लस 2 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ही है, तब आप माइनस 1 नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑल पॉसिबिलिटीज है, और लिखा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही ये सब बातें कि हमें क्या करना होगा, तो कुछ मत करो, सीधे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो आप वैसे ही किया करो। जैसे x प्लस 2 है, ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 0, फैक्टराइज करो और सॉल्व करो, तब आपको इस झंझट से नहीं पता चलेगा। वो इसी का वो शॉर्टकट है। अब जैसे सभी के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई एक्स स्क्वायर 1 है तो क्यों प्लस माइनस 1 लिखते हैं, तो भाई ज्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, रूट हुआ तो प्लस माइनस हो, तब भी सबके दिमाग में कंफ्यूजन रहती है। लेकिन इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 0, इधर एक्स माइनस 0 एक्स 1 और एक्स प्लस 1, इसलिए बेटा ये प्लस माइनस 1 आता है। उसी का वो शॉर्टकट कहा जाता है कि जैसे कोई भी इक्वेशन है और रूट निकाल रहे हो तो हमेशा लिखो प्लस माइनस, क्यों, इस वजह से होता है वो। अब ठीक है सर, हाँ, सर 8 की पावर y कैसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे? ए की पावर वाई, 8 की पावर y। 8 की पावर वाई, तो ये बन गया 8 इज टू पावर वाई लॉग 8, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। सर यहाँ पर a थोड़ा है। कहाँ पे a नहीं है? सर a का फॉर्मूला लगाते हैं फिर आपने a अपॉन x। एक मिनट, सिद्धांत किसमें बात की बेटा, मैंने देखा नहीं, बताओ दोबारा, समझ नहीं पाया। सर 8 की पावर y को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये तो हटा दो ना,
इसकी बात कर रहे हो? 8 की पावर y। ठीक Yes, लिखा sir. है? ठीक है। a टू दी पावर y यानी 8 टू दी पावर y log a यानी log 8 फिर y का, क्योंकि रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो dy by dx। ओके सर। समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पे आऊं। सेकंड क्वेश्चन क्यों खास बन जाता है कि सेकंड क्वेश्चन, और इसको ध्यान रखो, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a लेस देन इक्वल टू 1 और bx प्लस 2 ग्रेटर देन 1। मतलब ये जब क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने 4 नंबर का दिया, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में आएगा, बट मुझे तो हर चीज तुम लोगों को करानी है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ में ही चलता रहेगा। तो कह रहे हैं एक्स स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव में तो 1 मार्क्स का ही आएगा ना वो। हाँ वैसे तो 1 मार्क का ही होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है लेंथ बढ़ जाती है तो 2 नंबर के भी क्वेश्चन एक में रख दिए, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है ना? 1 मिनट बेटा। ठीक है, तो अब मैं सेकंड को सॉल्व करने चल रहा हूं। और अपने टाइप का ये अलग ही क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, स्कूल में इस क्वेश्चन के बहुत चांस होते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए, एक बच्चा शायद गलत टाइम पे आ रहा है, अभी उससे बात कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, स्कूल उसी टाइम पे चल रहा है रेगुलर 2 बजे तक, या कुछ चेंजेस आए हैं बच्चों? नहीं सर, उतने टाइम पे। अच्छा, सर अब तो वैसे आप खोल सकते हो इंस्टीट्यूट, सर ऑफलाइन होती है। प्रथम कुछ बोल रहे हो? सर मैं यही कह रहा हूँ सर, अब तो ऑफलाइन स्टार्ट कर सकते हैं ना। ऑफलाइन यार बड़ा मुश्किल है, अभी तो मेरे को तो नहीं लग रहा, अभी भी तो कोचिंग वालों को मना ही कर रहे हैं, मैंने तो आज भी पढ़ा था न्यूज में। सर ने कहा कि भाई सर इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हैं, ओपन होती है। बता रहा हूँ अभी क्या है वो। उत्कर्ष, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो उत्कर्ष शायद, है ना? उत्कर्ष शर्मा। यस सर। तो बेटा आपकी क्लास टीटीएस होती है, कल आपको मैसेज गया था, शायद आपने ज्वाइन नहीं किया कल। ठीक है, तो अब आपकी क्लास कल होगी 7 to 8। भेजा तो था सारा मैसेज मैंने। ठीक है, तो अभी आप लीव कर सकते हो, ये 12th की क्लास चल रही है। उसमें प्रथम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो क्राइटेरिया लिखा गया है ना, वो ट्रेनिंग के लिए आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। ट्रेनिंग का मतलब है कि स्कूल भी खुल रहे हैं तो टीचर्स की मीटिंग के लिए खुल रहे हैं, या अगर टीचर्स क्लास लेना चाहें स्कूल से, यानी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, तो वो रेगुलर स्कूल आ सकते हैं। पीटीएम रखना चाहें तो पेरेंट्स को बुला सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल एक्टिविटी नहीं होगी, ये मतलब है, बच्चों को नहीं बुला सकते। ये आपने नहीं देखा, ठीक है, ये प्रॉपर उसके अंदर है। ठीक है, ये बात है। मैं सर मैंने तो देख लिया, मेरे को किसी और को बताना। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बाकी पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस चीटिंग मत करो टेस्ट में। क्यों? नहीं सर मैंने चीटिंग नहीं करी। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ने में तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब तो तुम लोगों को आदत पड़ी गई होगी। एफएक्स, लेकिन सर ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है। नहीं बहुत अच्छी बात है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि बुरी बात नहीं है बेटा, बट क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन में तो समझने वाली बात ही है। ऑफलाइन तो अच्छा ही होता है, ऑफलाइन की कम्युनिकेशन कभी एक उसको कभी बीट ही नहीं कर सकती ये चीज। लेकिन एक चीज ये है कि हमें एक नया रास्ता भी मिल गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को कंबाइन करके अगर हम बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहेंगे तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। ऑफलाइन कभी नहीं खत्म हो सकता, ना ही कभी खत्म होगा, चाहे मतलब कितनी भी कोशिश क्यों ना हो जाए, क्योंकि बिना उसके डेवलपमेंट कभी नहीं है।
उसके बिना ना तो कोई ढंग से काम कर सकता है, मतलब हम लोग भी इतने प्रोडक्टिव नहीं हो सकते और आप लोग भी इतने प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। बाहर निकलना, बात करना, ठीक है, 1-to-1 कम्युनिकेशन करना, वो बहुत अलग चीज है। इससे सेहत को भी बहुत नुकसान है कि भाई दिन भर स्क्रीन देखते रहना तो दिमाग पक जाता है। आप सोचो मोबाइल ही 1 घंटे देख लो तो क्या हाल होता है। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ बदल गया है, तो बच्चों को तो परेशानी है ही इससे। लेकिन आप लोग तो सोचो बड़े बच्चे हो, सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा है। थर्ड क्लास के बच्चों की जब क्लास होती है, स्कूल चलता है 5-5 घंटे, तो थर्ड क्लास का बच्चा कितनी देर कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा सोचो। वो तो क्लास में बैठे पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, तो टीचर उसको डराता है या कुछ उसको प्यार से समझाता है कि भाई कहाँ ध्यान तेरा लगा हुआ, देख लेता है ना। अब इसमें तो पता नहीं चलता, ध्यान लगा भी इधर उधर होगा तो क्या हो, कोई पेरेंट थोड़ी हमेशा बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, या आप ही लोगों का बड़े हो, आपका ध्यान भी भटक सकता है। बट फिर भी आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो अगर कोशिश करो तो, ठीक है। तो ऑफलाइन का तो मुकाबला कभी नहीं हो सकती ऑनलाइन एजुकेशन, ना ही कभी ऑनलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन ऑफलाइन को रिप्लेस कर पाएगी, ये तो 100% है। बट ये है कि हाँ, अगर समस्या आएगी तो एक ऑप्शन हो गया है, ऐसी बात नहीं। समस्या बहुत तरीके की आ जाती है, ठीक है। fx is equal to x square plus 3x plus a when x is less than equal to 1 and bx plus 2 when x is greater than 1। कह रहे ये जो फंक्शन है ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है ये? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो a और b की वैल्यू बताओ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली ये है कि अगर ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये जरूर कंटीन्यूअस होगा, ठीक है ना। अब पहले हम अपने डिफरेंशिएबल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो क्वेश्चन में लिखा गया। तो बिकॉज fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि fx डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर LHD यानी लिमिट, या सीधे मैं LHD RHD लिख देता हूं, ये यही लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू RHD। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। कितने लोग ये वाला स्टेप समझ गए? हैंड रेज करो जो मैंने अभी लिखा। fx is differentiable at x is equal to 1, therefore LHD is equal to RHD। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर मैं उत्कर्ष शर्मा बोल रहा हूँ सर। हाँ उत्कर्ष, मैंने यही बात बोली बेटा कि ये 12th की क्लास है। आपकी क्लास बच्चे, आप 11th क्लास में हो, आपकी क्लास TTS 7 to 8 होती है। ओके सर। पर सर जो अब सर आप कौन से चैप्टर पे हो वैसे? बेटा ट्रिग्नोमेट्री के मिसलेनियस पर मैं हूँ, ठीक है। और आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे, सेट्स और रिलेशन फंक्शन। सर उनकी रिकॉर्डिंग्स मतलब आप भेज दो। हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो उसको कंप्लीट कर लेना। अब कल से आप ज्वाइन करो पहले क्लास, देखें क्या समझ पाते हो, फिर आगे चलें। बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सर, सेट्स पढ़े थे सर थोड़े से, रोस्टर फॉर्म तक। अच्छा ठीक है, तो ओके थैंक यू सर। हाँ शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, कल क्लास लेना था, ठीक है। ठीक है बेटे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट x। सर आपने दूसरा वाला क्यों इस्तेमाल किया जो पहले इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो इक्वेशन दे देते थे ऊपर वाली? LHD RHD तो है ये, तो दूसरे वाली लेकिन इसमें ये fx माइनस f1 ये कहाँ से आया था? डिफरेंशिएबिलिटी याद है तुम लोगों को? अगर c पर डिफरेंशिएबल है तो हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन किए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले और मॉडुलस वाला, पहली एक्सरसाइज में 9th और 10th क्वेश्चन। तो कंटिन्यूटी के थे ना? नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में फर्क है ना। अगर ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन होता तो आप कहते LHL इज इक्वल टू RHL,
यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। सिर्फ इतना होता बेटा। ओके सर। याद आ रहा है कुछ? इसीलिए तो मैंने पूछा कि कितने लोग समझ गए। तो अब जो ये सी है इसी के लेफ्ट में और इसी के राइट में, यानी 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में। ये याद दिलाऊं तुम लोगों को? सर आरएसडी वाले में नीचे सिर्फ x नहीं आता, x-1 भी आता है। एक मिनट बेटे, आज तो तुम लोगों ने कमाल की बात कर दी। देखते हैं। डेरिवेटिव हमने यहां से शुरू किया था, तुम लोगों को याद दिला दो कुछ। ये देखो, याद करो कुछ। याद आ रहा कुछ या बहुत छोटा हो गया? दिख रहा है? एफ एक्स था, फिर 1 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी, एलएचडी निकाला, आरएचडी निकाला। क्या लिखा है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। कितनों को याद आ गया? हैंड रेज करना जरा। सर इस वाले में और उस वाले में फर्क होना है सर, दोनों में एक ही क्वेश्चन बनती है। इसमें फर्क नहीं है। तो जो पहले वाला करते थे, जो हम इक्वेशन ले लेते थे ऊपर से, अगर ये छोटा है तो ये ले लेंगे, ये अगर x से बड़ा है तो ऊपर वाली ले लेंगे, राइट वाली। तो दोनों में क्यों नहीं फर्क? h की वैल्यू नहीं डालेंगे? अगर बच्चे, अगर हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते कि इज दिस फंक्शन कंटिन्यूअस, तो क्या आप ये सिर्फ नहीं लिखते कि लिमिट x approaches to 1 negative fx is equal to limit x approaches to 1 positive fx? फर्क है कि नहीं? है, लेकिन सर दोनों में इक्वेशन नहीं बनेगी। मैंने यही समझ किया था। सेम इक्वेशन। देखो, फंक्शन आपको लेफ्ट और राइट में अलग अलग नहीं रखोगे। अगर 1 के राइट में जा रहे हो तो आप यहाँ x माइनस 1 रख रहे हो, और 1 के लेफ्ट में जा रहे हो तो माइनस x माइनस 1 रख रहे हो, तो आंसर अलग नहीं आएगा। यस सर। तो अलग नहीं हुआ, सेम कैसे हुआ? सर इसमें हम h की वैल्यू डाल के नहीं करेंगे? x की वैल्यू तो वो तो डिफरेंशियबिलिटी आप चेक कर रहे हो ना कि ये डिफरेंशियबल है। तो डिफरेंशियबल है तो क्यों ये डिफरेंशियबल होता है? डेरिवेटिव नहीं कह रहा कि आप इसको डेरिवेटिव करके दो, कह रहा है ये 1 पे डिफरेंशियबल है। 1 पे डिफरेंशियबल का मतलब है कि यानी 1 के लेफ्ट में भी ये डिफरेंशियबल है, 1 के राइट में भी डिफरेंशियबल है। अगर दोनों सेम आते हैं तब ये डिफरेंशियबल 1 पे कहलाएगा। तो x की वैल्यू डाल दोगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। वो तो फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, डेरिवेटिव थोड़ी निकालोगे। अब दोनों में फर्क समझो। मान लो f(x) आपके पास है x² और आप ये f1 डाल रहे हो, तो 1 के स्क्वायर का मतलब आप क्या निकाल रहे हो? आप फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो 1 पे। लेकिन जब आप f' कर रहे हो तो ये 2x हो गया। जब यहां 1 डाल रहे हो तो आप डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हो 1 पे, जो कि 2 आ रही है। दोनों में फर्क? फर्क देखा क्या है? डिफरेंशिएशन के बाद आपको x डालना है। अगर f' at 1 निकालना है तो पहले नहीं डालना, नहीं तो 0 हो जाएगा। फंक्शन कांस्टेंट बना दोगे आप तो। ठीक है? हाँ जी। तो तुम लोगों ने आंसर कैसे किया मुझे तो ये बताओ। सबके आंसर सही है जो जो ये प्रॉब्लम पूछ रहा है? तुक्का लगाया था? सर पहली इक्वेशन बन गई थी, दूसरी नहीं बन रही थी, और सर फिर तुक्का लगा दिया। तुक्का लगा ना आंसर, क्योंकि सबके ठीक है। मैं तो देख रहा हूं आंसर तो किसी की गलत है ही नहीं। ठीक है? ये LHD RHD का कंसेप्ट है। 1 पे ये डिफरेंशियबल है तो 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में आपको इसके इवैल्यूएट। MCQ का यही फायदा होता है, कभी कभी लग जाता है। हाँ, बस यही फायदे। या तो सोच लो, तो ट्यूशन वाले फायदे ट्यूशन में मत देखो, है ना? चल उसमें नंबर तो मिल गए, कोई बात नहीं, इसीलिए थोड़ा घाटा भी है MCQ को बहुत ज्यादा, लेकिन असली फायदा तो पेपर में लेना है ना। इसलिए प्रॉब्लम है तो इसको पूछना चाहिए। भले तुम्हारे नंबर आ गए, बट चलो ठीक है, समझ लो कि ये नंबर नहीं है मेरे, ये ईमानदारी है आपकी।
तो 1 के लेफ्ट में अगर गए बेटा तो 1 के लेफ्ट में आ रहा है अपने पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a माइनस f1 एट 1। अब एट 1 का मतलब वैल्यू रखनी होगी यहाँ पर। जब 1 वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस 3 4 और प्लस a कितना हो जाएगा बेटा 4 प्लस a, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ गया x माइनस 1, ये एज इट इज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता क्योंकि ये x माइनस 1 है, फंक्शन नहीं है। अब RHD भी साथ साथ करते चलते हैं, वैसे अलग अलग कर लेते तो ठीक था, कर लेना तुम लोग, मैं भी साथ साथ कर देता हूँ। fx की वैल्यू कितनी हुई, क्योंकि ये तो मैंने सीधे ही लिख दिया इज इक्वल टू। और क्यों लिखा मैंने इज इक्वल टू, क्योंकि ये कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, चेक नहीं करना, ठीक है। अब RHL पर आओ तो fx कितना हो गया बेटे bx प्लस 2, f1 आपका सेम रहेगा क्योंकि इज इक्वल टू 1 पे वही वैल्यू है, तो कितनी आ गई, ये आ गई 4 प्लस a और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एज इट इज। देखो बच्चों अब जितना पर हमारा 4 प्लस a कैसे आया, ये f1 में यहाँ वैल्यू डाल दी ना, ये फंक्शन रहा तो ये बना आपका 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, ये आपका। लेकिन वो तो हम ये मोर देन 1 ना, तो हम bx प्लस 2 में डालेंगे। नहीं वो बेटे इज इक्वल टू कहां पे आपको दिख रहा है, x इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो और स्मॉलर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा क्या है, लेकिन ये तो x 1 प्लस है ना, ये तो 1 से मोर देन है, मतलब 1 प्लस का मतलब है 1 के राइट पे, 1 के राइट पे बात हो रही है ना, तो 1 के राइट पे तो आपको ये फंक्शन पे काम करना है, मतलब 1 के राइट पे तो ये सारा है। तो आप देखो 1 के राइट पे fx क्या है, पहले फंक्शन देख लो, फिर कह रहा है माइनस f1, इसको लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है, कह रहा है फंक्शन की वैल्यू एट 1 कितनी है। मतलब उसमें कोई सा फंक्शन ले सकते हैं। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई। सर उसमें मतलब हम कोई सा फंक्शन ले सकते हैं। कोई सा भी नहीं ले सकते, आपको फंक्शन में देखना पड़ेगा कि कहां x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अब मुझे दोनों में बताओ कहां दिया इज इक्वल टू 1, ऊपर वाले में दिया, तो बस जहां भी f1 यूज करना होगा आपको ऊपर वाला ही यूज करना होगा। कह रहा है इक्वल टू 1 पे यही बात है, ठीक है। यस सर। क्लियर, चलो बढ़ता हूं फिर आगे। अब इसको करते हैं, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं भाई। जब ब्रैकेट ऑफ करोगे और लास्ट में रखना है आपको LHL, x माइनस 1 ब्रैकेट खोला, x स्क्वायर प्लस 3x, a से a 0 हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। राइट की तरफ चले बच्चों तो आपका a और a कट गया, यह आ गया bx प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो अब आप यहां अप्लाई करो, इधर तो और सिंप्लीफाई हो सकता है अभी। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, क्या फैक्टर बन जाएंगे, x प्लस 4 और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, bx माइनस a और माइनस 2 और होल अपॉन x माइनस 1। देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, ठीक है। अब हम कर लेते हैं यहाँ अप्लाई। दिस इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h प्लस 4 और इट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। सर इसमें 1 लेंगे ना, लिमिट h को 1 लेंगे ना। नहीं, जब आप 1 के राइट पे जा रहे हो तो 1 में कुछ ऐड करोगे तो 1 प्लस h, लेकिन जो आपका ये h होता है ना, ये अप्रोचेस टू 1 नहीं होता, ये अप्रोचेस टू 0 होता है, कि मिनिमम से मिनिमम ऐड करना और LHL में मिनिमम से मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना। आप समझ में आई बात, ये तो सर इसमें तो नहीं सर इसमें दूसरी साइड पे माइनस h ही होगा। 1 माइनस क्यों होगा बेटे, ये 1 प्लस है ना, RHL पे जा रहे हो, 1 के राइट पे आपको नंबर रखना है, तो 1 के राइट पे तो कुछ प्लस करना पड़ेगा ना। राइट पे a प्लस h होता है और लेफ्ट पे a माइनस h होता है, थोड़ा रिवाइज करो तुम, ठीक है, समझ गए। सर उसमें फिर इज इक्वल टू 0 भी तो होता है, दो इक्वेशन में होता है।
इज इक्वल टू 0 किसमें? सर जो क्वेश्चन में ही इज इक्वल टू, जैसे इसमें 1 दे रखा है, हाँ वैसे इज इक्वल टू 0 नहीं होता। नहीं, कोई जरूरी नहीं हो, तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। नंबर जो है वो तो क्वेश्चन की मर्जी है, क्या देगा, 1 देगा, 0 देगा, 2 देगा, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। अगर 2 है तो 2 प्लस एच लिखा जाएगा, 0 है तो 0 प्लस एच लिखा जाएगा। वो तो क्वेश्चन पे, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि 0 ही रहेगा। बात समझ गए? नहीं सर, मैं तो समझ गया सर, आपने नहीं समझे। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा बता कैसे हो सर सकता मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये इसमें, जैसे इसमें हमें 1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो सर इज इक्वल टू 1 के हिसाब से हम एच। प्रथम सर यहाँ हाँ पे जी बात सर। कर रहे हो x लेस देन इक्वल टू 1 की बात कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तो सर मैं यही कह रहा हूँ सर, एच जो है वो हम 1 नहीं करेंगे, हाँ यही तो मैं समझा रहा यहाँ हूँ, पे इक्वल का। है ना। ये यही बात पे तो काम हो रहा है कि जैसे ये आपका है 1, करेक्ट है। 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 के राइट की तरफ, और नेगेटिव का मतलब है 1 के लेफ्ट की तरफ, सही है। तो हम एक वेरिएबल h का इस्तेमाल करते हैं जो कि होता है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और दिस h अप्रोचेस टू 0। पॉजिटिव होना चाहिए और 0 के सबसे करीब होना चाहिए। तो जब आप 0 के राइट, 1 के राइट पर जाओगे तो आप लिखेंगे 1 प्लस एच, लेकिन ये जो आपका h है ना, ये अप्रोचेस टू 1 नहीं होता, ये अप्रोचेस टू 0 होता है। यानी आप 1 के राइट पे जाने के लिए कुछ ऐड कर रहे हो 0.000। मतलब सर हमारा 1 जो है वो 0 माना जाएगा इसमें। 1 0 नहीं माना जाएगा, h 0 माना जाएगा। क्योंकि देखो, जब आप ये लिखते हो x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, यही लिखा पहले। जब आपने कर दिया x को 1 प्लस एच, तो ये बताओ ये 1 प्लस एच की वैल्यू किस पे डिपेंड कर गई? h पे कर गई ना, अब x पे तो नहीं है, वेरिएबल बदल दिया आपने। तो आपको बताना होता है कि ये h है क्या। तो ये h है अप्रोचेस टू 0, ये फिक्स रहता है, h हमेशा अप्रोचेस टू 0 रहता है, ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, ओके सर, आगे। ये मतलब है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ रिवाइज करो थोड़े, तो बहुत हमने डिटेल पे काम किया था इसमें h वाले पर। अच्छा, और किसी को तो कोई दिक्कत नहीं? कितने लोगों को समझ में आ गई ये सारे स्टेप्स? बच्चों फटाफट हैंड रेज करो, क्योंकि तो बहुत तुम लोगों ने कमाल की बात कर दी। जागृत, यस सर। एच समझ में आ गया? एच को हमेशा आपको मान के चलना है कि जब आप किसी भी एलएचएल या आरएचएल में, चाहे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हो, जब उसको बदलेंगे तो हमेशा एच अप्रोचेस टू 0 रहने वाला है। ओके, ठीक है, क्योंकि एच सबसे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, ये कहा जाता है। -a-2, नीचे भी हो गया 1 प्लस एच और -1। अब देखो क्या कैलकुलेशन हो सकती है। अब आप h की वैल्यू को 0 डाल सकते हो, तो यहां हमने h की वैल्यू को 0 डाल दिया, ये हो गया अपने पास 5, और यहां लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखो यहां कुछ हो सकता है, ये आपका बना b प्लस BH माइनस a और 2, और नीचे आ गया h। लेकिन अब देखो बच्चों, यहां क्या समस्या हो रही है कि अगर आप यहां पर h की वैल्यू डाल दोगे तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप ये समझ जाओ कि इस एक्सप्रेशन में अब आप वैल्यू नहीं डाल सकते, तो इसको यहीं रोक दो भाई। इस तरीके से करेंगे तो कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। अब क्या करना चाहिए? अब यहां कॉन्सेप्ट काम आता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो अब यहां लिखना है बिकॉज fx is differentiable at x is equal to 1, therefore continuous at x is equal to 1। इसलिए x is equal to 1 पर ये कंटिन्यूअस भी है। अगर ये कंटिन्यूअस है
तो LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx. दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव और आपके fx की वैल्यू क्या है 1 के लेफ्ट में 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव तो 1 के राइट में क्या फंक्शन है bx प्लस 2. ये आपका हो गया bx प्लस 2. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस ए. लिमिट h अप्रोचेस टू 0 b इंटू 1 प्लस h प्लस 2. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब h को हर जगह 0 डाल सकते हो क्योंकि नॉट डिफाइंड बनने वाला नहीं है. जब 0 डाला बच्चों तो ये बन गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया a, और यहां पर h को 0 डाला तो ये आ गया आपका b प्लस 2. यानी एक्सप्रेशन क्या बन गई 4 प्लस a इज इक्वल टू b प्लस 2. ठीक है, अब क्या इसका कुछ फायदा उठा सकते हो? b प्लस 2 अपने पास आ रहा है तो मैं क्या करता हूं कि या तो b को बदल दें हम या तो हम a को बदल दें. दोनों में से एक को आपको बदलना होगा. देखो ध्यान से, a की वैल्यू निकाल लेते हैं. अभी बताओ, थोड़ी देर यहां पे पहले तुम लोग ध्यान से देखो क्या किया मैंने. दिख रहा है? पहले डिफरेंशियबिलिटी करके इक्वेशन नंबर 1 बना ली. ठीक है, अब वो आगे सॉल्व नहीं हो सकती है. क्यों नहीं सॉल्व हो सकती? क्योंकि डिनोमिनेटर में h है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वो सॉल्व नहीं हो सकती, तो उसको वहीं रोक लिया. फिर क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो कॉन्टिन्यूअस से आपको एक रिलेशन मिल गया a इज इक्वल टू b माइनस 2. अभी बताओ बच्चों, 15 सेकंड दे रहा हूं यहां तक के लिए, जल्दी देखो. कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है क्लियर करो. समझ में आ गया होगा सबको? अगर नहीं आया तो अभी हम फिर डिस्कस करेंगे. अब अगला स्टेप क्या करना है, यहां से b माइनस 2 की सीधी वैल्यू ले लेते हैं जो कि a के बराबर है. देख लिया बच्चों? सर लेकिन हमने इन दोनों को इक्वेट पहले भी तो करा था. हाँ पहले हो रखा है, लेकिन पहले आप सॉल्यूशन ही नहीं कर पाएंगे. ये देखो इस इक्वेशन में मतलब जब सर सॉल्यूशन नहीं होगा तो दूसरा हम इक्वेट कर सकते हैं उसी बड़ी इक्वेशन को. इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना भाई. सेकंड रिलेशन देखते हैं, क्या पता उससे फायदा हो. तो आप अगर ध्यान दो तो सेकंड रिलेशन, सर जैसे हम पहले करते थे जब चेक करना पड़ता था कि ये डिफरेंशिएबल है, तो वैसे क्यों नहीं करेंगे इसमें? क्योंकि बेटा ऑलरेडी डिफरेंशिएबल दे रखा है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है. उसने ये कहा कि गिवन फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b. तो ये तो उसने पहले ही दे दिया, तो हमें चेक नहीं करना, हमें उसका यूज करना है. अगर डिफरेंशिएबल है तो LHD और RHD बराबर होगा. ठीक है, तो वो आप लेकर के चल रहे हो उसमें. तो उससे भी तो इक्वेशन बन सकती है फिर. कैसे बताओ? सर मेरी सेकंड वाली इक्वेशन उसी से बन गई थी. तो गलत नहीं बनी. जब आपने ऐसे किया क्या, LHL पहले निकाल लिया, LHD RHD बाद में, दो अलग अलग निकाल लिए, ऐसा किया? यस सर. फिर दोनों को इक्वल तो किया होगा ना. तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ, पढ़ दिया फिर मैंने. उसके चाहे उसके बाद इक्वल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे मैं तो साथ में इक्वल लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सीधा जो है स्टेटमेंट उठाई कि बिकॉज इट इज डिफरेंशिएबल देयरफॉर LHD इज इक्वल टू RHD. मैंने डायरेक्ट इक्वेशन उठा ली भाई, ऐसे बना ली इक्वेशन. आप कहते हो कि भाई डिफरेंशिएबल है तो LHD अलग निकाला, RHD अलग निकाला, फिर उसके बाद उसको बराबर कर लिया. तो फाइनली तो उन दोनों को इक्वल करना ही है, चाहे अलग अलग निकाल के करो चाहे साथ में इक्वल करो. ये मैं कह रहा हूँ.
अभी Okay, sir. कुछ या डाउट? Yes, sir. ठीक है ना। अब देखो यहाँ फायदा कितना हो रहा है, ये रहा बेटा b-2 और सीधे b-2 की वैल्यू a है, तो क्या मैं यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ? देखो रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि ना आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि आपने जैसे किया है वो सही होना चाहिए, क्योंकि हमने आंसर को सही निकाल लिया है, ये बात है। 5 इज इक्वल टू, जबकि ऐसा नहीं, सही तरीका ये है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, b-2 की जगह a रख दिया और होल अपॉन h। देखो b-2 पूरा बदल गया, a हो गया, bh माइनस a अपॉन h हो गया। तो क्या करो, a से a आप कट कर दो। This implies 5 is equal to limit h approaches to 0, bh upon h, h से h कट गया। अब देखो क्या बचा, 5 is equal to limit h approaches to 0 b कांस्टेंट है, इसलिए लिमिट का कोई रोल नहीं है, तो b is equal to कितना आ गया बेटे 5। अब b को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन a आ गया 5 minus 2, a is 3। अब देखो बच्चों, सर सीधे इक्वेशन नंबर 1 में 0 ना डाल सकते थे हम? नहीं h की वैल्यू नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में 0 डालोगे बेटा तो ये नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0, h तो 0 है ठीक है सर। है ना। ये इसको क्वेश्चन ही पूरी क्लास ले। क्योंकि तुम लोगों ने रिपीट नहीं कर रखा है, रिपीट करते हो, ये बताओ मुझे, तुरंत समझ जाना चाहिए सर ने हाँ LHD RHD लगा दिए तो जल्दी होगा काम। अब वही चीज देखो, जो हमने इतनी डिस्कशन की थी वही फिर मुझे करनी पड़ रही है, तो अच्छी बात थोड़ी है, ये बताओ। तो पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा, फिर ऐसे टाइम वेस्ट होगा। तुम लोगों को तुरंत समझ जाता है LHD RHD लगा रहे हैं, h क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए सेकंड इक्वेशन पे आ रहा है। तो पुराना पढ़ने का फायदा ही नहीं, जब उठाओगे तो ऐसे परेशान रहोगे। चलो अभी बताओ, आगे से ध्यान रखो, अभी क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, जिसको क्लियर है हैंड रेज करो। मुश्किल है 5 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन कितना टाइम लग गया हमें, क्योंकि हम पुराना रिवाइज करने लग गए। तो आगे से ध्यान रखो, यहां पढ़ेंगे तब जल्दी काम होगा। अब आ जाओ टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बच्चों, ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, और इस क्वेश्चन को भूलना मत, कई बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब आओ 6.3 पर, बताओ डाउट 1 से लेकर के 10 तक कौन सा डाउट है? 1 to 10 हो चुके हैं सारे, कुछ बचा है? लिख दो सारे अपने डाउट। सर 1 से 10 तक हो गए। हो गए 11 से 15, सिद्धांत में लिखा है 24, ठीक है। 14 का लास्ट पार्ट, 212 का लास्ट 20th, 18 सर सर 14th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अच्छा 14 सर 14th का सेकंड और लास्ट पार्ट, और 15th और 16th। ठीक है बेटे, जरा टेक्स्ट में लिखते जाओ तो देख भी लूंगा मैं। 11 12 सब डन? तो 17 ओके जी। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 2। पार्ट 2 में कह रहा है इफ y इज इक्वल टू, इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। y is equal to x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 1,3 at 1,3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल चाहिए, तो dy by dx हमें निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, ये आ गया बच्चों 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर
प्लस 26x माइनस 10। ठीक है, अब चाहिए हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? तो dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट 1 3। तो आप y को तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि y वेरिएबल नहीं है। 1 क्यूब माइनस 18 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। 1 का क्यूब 1, 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो 26 माइनस 18 अपने पास आ गया बेटा 8 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 2 और 2 आ गया है 2। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की भी इक्वेशन चाहिए, डायरेक्टली टू -1/2। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हो जाएगा जागृत, या निकालो इक्वेशन? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था तो। इक्वेशन y माइनस y1 यानी y माइनस 3 m इज टू x माइनस x1, पूरा ब्रैकेट खोलो और सॉल्व कर दो। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेना। अब बात हो रही है लास्ट पार्ट की, यानी पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ 15 और 16। ठीक है, पार्ट फिफ्थ कह रहा है x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी। तो इसके स्लोप वगैरह तो निकल गए थे, उसके आगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो पहले आपने निकाल लिया dx बाई डी टी, जो कि हो गया माइनस साइन टी। dy बाई डी टी हो गया कॉस टी। अब निकालो dy बाई डी एक्स, कॉस टी बाई साइन टी, यह आ गया माइनस कॉट टी। तो dy बाई डी एक्स when t is equal to पाई बाई 4, तो माइनस कॉट पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 कितना हो गया? -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकल गया। लेकिन जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी तो पासिंग पॉइंट निकालना है, और पासिंग पॉइंट हमेशा x और y में होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है बच्चों वो t का होता है। t के रिस्पेक्ट में अगर स्लोप निकल रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी t के रिस्पेक्ट में ही निकलते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुए, आपने इस पाई बाई 4 को अगर यहाँ पे पुट किया तो आपको कोरस्पॉन्डिंग x1 मिलेगा, और यहाँ पे पुट करोगे तो y1 मिलेगा। यानी cos पाई बाई 4 आपका हो गया 1/√2 और sin पाई बाई 4 भी हो गया 1/√2। मेरी बात समझ में आई? तो ये वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसपे इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप -1 होता है। नाउ इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हो गई y माइनस y1, स्लोप बच्चों -1, x माइनस x1। इजी करने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय √2 ऑल कर दो, √2y माइनस 1 माइनस √2x प्लस 1। ये बन गया अपने पास √2x प्लस √2y, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। छोड़ सकते हैं ऐसे, देखो आंसर है। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू √2, मतलब यहां से √2 को कॉमन ले लिया, ये आ गया बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। √2 को ले गए डिनोमिनेटर में, फिर कर दिया रैशनलाइज करके ये √2 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू √2। आई थिंक इस फॉर्म में आंसर होगा, देख के बताओ मुझे। यस सर, इसमें है ना? तो ऐसे अब आपको नॉर्मल का निकालना है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम रहेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल +1 हो जाएगा। बात समझ गए? किसको किसको क्वेश्चन समझ में आ गया? हैंड रेज करो। सेम ही क्वेश्चन तो था जो एग्जांपल था। हर्षित क्लियर? हर्षित रावत? यस सर, सर क्लियर है। क्लियर है, ओके नेक्स्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने पेपर क्यों नहीं दिया था? हाँ जी, ये बता दीजिए जरा फटाफट। उस टाइम में बहुत बिजी था। अच्छा जी, पेपर छोड़ के इतनी बिजीनेस कहाँ से हो गई?
इंसान पेपर के लिए बिजी है, किसके लिए पेपर, किस लिए बिजी है, क्या बिजीनेस बताओ। अंकल आए थे घर पे। तो तुम्हें तो टेस्ट का पता था, अंकल को कह देते 1 घंटे बाद मैं जरा काम कर लूं फिर आपसे मिलता हूँ, मना करते वो। आजकल तो सब जानते भाई ऑनलाइन क्लास चल रही है बच्चों की, ये बता। नहीं अंकल पढ़ाते ही हैं। पढ़ाते हैं वो? हम्म। तुम्हारी क्लास हो रही थी? हाँ। कौन से सब्जेक्ट की? मैथ। मैथ्स की? हाँ। चलो क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया तुम्हें मैथ्स के बारे में कि तुम्हारे? नहीं तब कल वो मतलब संडे को उस दिन फर्स्ट टाइम आए थे तो पूछ रहे थे कितना हो गया, बस मतलब बात ही हो रही थी, पढ़ाया नहीं था, अगली बार से पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं, ठीक है। तो फिर टेस्ट मिस करेगा, अब तेरे पास तो बहाना हो गया कि अंकल ने आके पढ़ा दिया सर इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे पाया, क्यों, है ना। पढ़ाई किया करो। उनको आप कह सकते थे कि मैं बाद में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, अभी मेरा टेस्ट है, वो भी देख लेते टेस्ट तुम कैसा कर रहे हो। मुझे लगता है इसी डर से तुमने टेस्ट नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व x square minus 2x plus 7 which is parallel to this line। अब ये लाइन की बात कर रहा है, कह रहा है आपको इस कर्व का टेंजेंट बताना है। क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ये मान लो टेंजेंट हो गया, विच इज पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन हो गई। लाइन की इक्वेशन बच्चों गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 9 0। अच्छा फोकस किस बात पे करना है? अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड अ पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पासिंग पॉइंट हम यूज कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, यानी x1 y1। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं गिवन है तो स्लोप जरूर गिवन होगा, चाहे वो डायरेक्टली गिवन हो या इनडायरेक्टली गिवन हो। यहां देखो बच्चों तो इनडायरेक्टली गिवन है कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है इस लाइन के। अगर ये टेंजेंट और लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या है? बराबर है। तो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो लाइन का स्लोप निकाल करके टेंजेंट का स्लोप हम बोल सकते हैं उसे, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये था बस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, बाकी सेम है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करोगे आप निकालो स्लोप ऑफ लाइन, पहले निकालो स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन की बात करूं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, आंसर कितना आ गया बच्चों? 2। अब स्लोप ऑफ लाइन, बिकॉज लाइन पैरेलल विद टेंजेंट, लाइन और टेंजेंट पैरेलल हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी dy बाई dx एट पॉइंट p इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक्सप्रेशन हो गई, यही हमें चाहिए होती है भाई। ये मिल जाए तो आप पॉइंट आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको कर्व दिया गया बेटे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्लोप ऑफ लाइन कहां से आई? स्लोप ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन से हमने स्लोप ऑफ लाइन निकाला। क्या फॉर्मूला बताया था? अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में हो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया? 2 यानी -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -1। अभी बताओ, ठीक है सर। ठीक है बात? सर मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले से कर दिया। वो भी ठीक है, स्लोप आ गया होगा, करेक्ट है। हाँ जी सर। तब भी 2 आया स्लोप, है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो ये दो मेथड है बच्चों, यूज किए जा सकते हैं। जब डेरिवेटिव किया तो ये आया आपका dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, dy बाई dx एट गिवन पॉइंट p, ये बन गया 2x1 माइनस 2। अब dy बाई dx एट पॉइंट p कितना दे रखा है हमें? 2 दे रखा है, रिप्लेस कर दो। 2 इज इक्वल टू 2x1 माइनस 2, 2 को हमने शिफ्ट किया लेफ्ट पर, ये हो गया 4। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 2। x1 कितना आ गया? 2।
अब y1 निकालने के लिए क्या मेथड करते हो? बिकॉज p x1 y1 lies on the curve, therefore satisfy the equation of the curve. y1 is equal to x1 square minus 2x1 plus 7. ठीक है, अब x1 की वैल्यू कितनी है? 2, यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 प्लस 7 यानी 7. दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 2,7. नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना हो गया? 2x माइनस x1. y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4. रीअरेंज किया 2x माइनस y, 7 को भी यहीं ले आते बेटा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये अपने पास आ गई इक्वेशन. अब जरा देख के बताओ. सर इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है? इसने पूछा है? नहीं, टेंजेंट से पूछा है. अब बी पार्ट इसका सेम है. बी पार्ट में क्या बोला? परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर में क्या होता है? m1 इंटू m2 माइनस 1. मान लो आपका स्लोप निकल गया 2, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा बेटे? -1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर है. कर लोगे बी पार्ट? यस. ये क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ गया अभी जो मैंने सॉल्व किया? सर वो है नहीं बी पार्ट. सही आंसर आ रहा है कुछ अलग आ रहा है. हाँ जी सर. तो देख लेता हूँ. 15 का ये पार्ट ना, 15 का बी पार्ट. बी तो मैंने किया नहीं ना, मैंने तो ए पार्ट किया है. बी सॉल्व करूं? हाँ सर बी तो नहीं आ रहा, ये तो आ गया. चलो फिर बी भी कर देते हैं. बी में कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन. अब लाइन बदल गई है, मतलब अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं पार्ट बी में, तो आपको कर्व तो सेम ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. समझो इस बात को. ये हो गया कर्व, ये हो गया इसका टेंजेंट. सपोज ये पॉइंट P पर इसको मिलता है x1 y1. कह रहा है ये जो टेंजेंट है वो एक लाइन पर परपेंडिकुलर है. ऐसे मान लो ये लाइन हो गई जिस पर ये परपेंडिकुलर है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है 5y माइनस 13x इज इक्वल टू 30. पहले में पैरेलल था, अब परपेंडिकुलर है. तो अभी भी देखो स्लोप इनडायरेक्टली आपको गिवन है टेंजेंट का. फिर निकालो. 15x है. कितना बेटा? 15x. मेरे में 5y, अच्छा 13 नहीं 15 है. ओके ओके, यस यस. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. 5 3 are 15. दिस इंप्लाइज, ठीक है, बिकॉज लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हुआ बच्चों? -1. स्लोप ऑफ लाइन यानी स्लोप ऑफ लाइन इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1. यही होगा ना जब दो लाइनें होती हैं परपेंडिकुलर. अब लाइन का स्लोप आपको पता है वो कितना है? 3. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? इज इक्वल टू -1/3. और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? dy by dx एट पॉइंट P इज -1/3. ठीक है. अब dy by dx निकालो, डेरिवेटिव करो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 का. तो y आपको गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. dy by dx हो गया बच्चों 2x माइनस 2. dy by dx एट पॉइंट P
इट इज 2x1 माइनस 2। dy बाई डी एक्स पॉइंट P पे कितना गिवन है, -1/3। अब -2 को शिफ्ट कर लो, ये आ गया 2 - 1/3। 2x1 इज इक्वल टू 4 - 1, कितना वो बच्चों, नहीं 6 - 1 सॉरी 5/3। तो व्हाट अबाउट x1, ये आ गया 5/6। अब आपको क्या करना है, अगला कॉन्सेप्ट क्या करते हैं हम, पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। Therefore satisfy equation y1 is equal to x1 square minus 2x1 plus 7, x1 है 5/6 whole square minus 2 into 5/6 plus 7, 25/36 minus 5/3 plus 7, 36 आपने एलसीएम ले लिया 60 हो गया, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करो, 7 6 42, 7 3 21 और 4 25, 36, ठीक है। तो बच्चों आ गया ये अपने पास 60 लेस करूं 252 में से तो कितना आ गया 192। 25 प्लस 2 9 और 1 अपॉन 36, 5 to 7 और 9 to 11 112, कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बने 5/6, 217/36। नाउ इक्वेशन y माइनस y1 और स्लोप कितना है, स्लोप है आपका -1/3 x माइनस x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं बच्चों, ये आ गया 3y 217 12 हो जाएगा 3 से जब मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया बच्चों -x प्लस 5/6। अब x को ले आओ लेफ्ट साइड में, इट इज x प्लस 3y 5/6 माइनस और माइनस ये प्लस हो गया 217/12, एलसीएम 12 5 2 10 217, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 12x प्लस 36y और इन दोनों को ऐड करो बेटे तो 227। अब जरा चेक करना बच्चों, कैलकुलेशन ठीक है मेरी, देखो बच्चों, हर्षित जैन सही आ रहा है, सर मैंने स्लोप गलत निकाला। नहीं आंसर मैंने जो किया है वो ठीक आ रहा है, हाँ जी सर ठीक है, करेक्ट है, देख लिया। तो ये समझ लो ये परपेंडिकुलर और पैरेलल को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 16, ये भी खत्म कर दें, आज के तो डाउट खत्म कर दूं कम से कम। कितने को क्लियर हो गया क्वेश्चन, को डाउट तो नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है इसके अंदर, स्लोप समझना है, पॉइंट निकालना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। और कैलकुलेट, और तुम लोग डबल चेक नहीं करते, सबसे बड़ी कमी ये है कि अपनी गलती निकालने की कोशिश नहीं करते, यही मैथ्स ना आने का दूसरा कारण है। पहला तो प्रैक्टिस होता है, दूसरा क्या होता है अपनी गलती ना पकड़ पाना, और अपनी गलती पकड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत चीजें सीखोगे, थोड़ा टाइम दोगे उसको, ठीक है। तो इन सब पे काम करो, इतनी चीजें तुम लोगों को बताता हूँ, कुछ यूज नहीं करते कि कुछ टिप्स हम ले लें सर से, नहीं, हम तो बहुत समझदार हैं सर से। क्वेश्चन नंबर 16, क्या चीज प्रथम, सर हाँ जी बोलो। सर एक मिनट सर, ऊपर लेना सर, देख ले, थोड़ा और ऊपर सर। चलो
सर मैं y इक्वल टू mx प्लस c करके कर रहा था तो इसकी स्लोप अलग से आई थी इसलिए आंसर गलत हो गया। नहीं, जो स्लोप है बेटा वो -1/3 ही निकलेगा। और सर नीचे कर लो सर, नीचे कर लो सर। अच्छा, जो y इज इक्वल टू mx प्लस c की बात करेंगे हम, अभी बता, ठीक है। mx प्लस c से भी बेटे स्लोप -1/3 आएगा। आपने जो गलती करी है वो गलती की होगी ये परपेंडिकुलर वाली, 3 ही लिख लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सर मैंने 13/5 लिखी है। 13/5 तो उल्टा कोफिशिएंट ले लिया ना, y का पहले ले लिया, x का बाद में लिया है, मतलब जब उल्टा सॉल्व किया इसको तो। क्लियर? हाँ जी सर। बढ़े आगे। प्रथम हो गया, कुछ है इसमें डाउट? नो सर, हो गया हो गया। ठीक है। हाँ, तो अब मैं कह रहा था, थोड़ी मैं फालतू बात भी कर लेता हूँ, कि जो मैं टिप्स देता हूँ उसको यूज किया करो, तभी इंप्रूव करोगे। पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, कुछ चीजें सोचनी भी होती है कि टीचर सामने कुछ कह रहा है तो मेरे को उसको फॉलो करना है, और अपने दिमाग में बात मान करके चलो जो सामने बैठा हुआ है उसको मेरे से ज्यादा मैथ्स आती है और वो ढंग से बता रहा है कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए, तो मैं तभी सीख सकता हूँ जब मैं उनकी हर बात को फॉलो करूंगा। नहीं तो बाकी सब्जेक्ट और इसमें डिफरेंस है, ये समझ लो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाकी में भले आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे लेकिन आप इसमें मात खा जाओगे, चाहे कितना भी आसान पेपर हो। इसमें आसान मुश्किल कुछ होता ही नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको सब आसान लगेगा, नहीं की है तो आपके इजी से इजी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, वो जो सबके लिए इजी होंगे वो भी आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस किया करो, बैठो, ठीक है। भले मन न लगे तब भी 1 घंटे अपना टाइम इसमें बिताओ ही बिताओ, अपने आप मन लगने लगेगा। कईयों का मन नहीं लगता है, सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, कहते हैं सब शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व। तो जब किसी चीज को सोचोगे तभी मन लगेगा। जब तक आप ये चीज नहीं सोचोगे कि भाई ऐसा करने से क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में, तब तक आपका मन नहीं लगेगा। सुनहरे सपने जब तक नहीं देखोगे तब तक कुछ मन नहीं करता। Show that the tangent to the curve y is equal to 7x cube plus 11 at the point x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। कह रहा है इस कर्व के जो टेंजेंट का स्लोप है वो 2 और -2 पर, ये जिसके टेंजेंट जो है वो पैरेलल है। तो इसका मतलब बच्चों टेंजेंट के स्लोप्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy by dx आ गया 21x²। अब निकालो dy by dx at x is equal to 2। तो 21 into 2 स्क्वायर ये आ गया आपका 84। अब दूसरे पर भी निकाल लो, dy by dx at x is equal to -2। 21 into -2 स्क्वायर 84। अब दोनों ही जो टेंजेंट बन रहे हैं दोनों के स्लोप बराबर है, यानी दो स्ट्रेट लाइन के स्लोप बराबर है। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन के स्लोप बराबर होते हैं तो वो क्या होती हैं? पैरेलल, ठीक है। तो क्या रीजन आया? बिकॉज dy by dx at x is equal to 2 is equal to d, प्रेजेंटेशन देख लो कैसे कर रहा हूं, at x is equal to -2 are equal, therefore tangents are parallel। ये चीज हमें शो करके दिखानी थी। क्वेश्चन पढ़ो और फिर से इसका सॉल्यूशन देखो। कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेज करो। हर्षित और प्रथम। तो मेरा हैंड रेज भी हो गया टेक्स्ट कर दिया करो, ठीक है। अब 17 भी कर लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर 18 से अगली क्लास में डाउट लूंगा, बट 17 कर रहा हूँ। 17 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू। कंफ्यूजन हो जाती है, टेंजेंट के दे रखा है या कर्व की दे रखी है? अच्छा, वो मैं अभी समझाता हूँ बात। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच
स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बेटे सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो स्लोप होता है ना, वो कर्व का स्लोप कभी नहीं होता। स्लोप हमेशा उस पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का होता है जिसको आप टेंजेंट कहते हैं, और उस पॉइंट से पास होने वाली एक नॉर्मल लाइन का स्लोप हो सकता है जिसको आप नॉर्मल कहते हो, जो कि कर्व को कट करके निकलती है। तो स्लोप कभी टेंजेंट उसका नहीं होता, कर्व का। जो हम dy बाई dx निकालते हैं ना, उसका मतलब है कि ये एक जनरल स्लोप है हर एक एक्स वाई जिससे पास होता है कर्व। मतलब अगर आपने सिर्फ ये लिखा कि भाई dy बाई dx इज इक्वल टू 3x², इसका मतलब अगर मान लो ये कर्व है तो इसके हर पॉइंट से जो भी टेंजेंट जा रहा है, इन हर एक पॉइंट से, वो जनरल फॉर्म ये है। अब ये x पर डिपेंड करेगा कि यूनिक वैल्यू क्या है। जैसे मान लो 1 1 है तो 3 आ जाएगी, मान लो 2 1 है तो आपके पास 12 आ जाएगा स्लोप। तो अलग अलग टेंजेंट की बात की जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से जागृत समझा पाया मैं जो तुम्हारी समस्या? क्लियर है बात? ये मीनिंग होता है इसका। तो जब भी गिवन होगा तो वो नाम बोलेगा, देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोल रहे हैं, तो आपको ये समझ लेना स्लोप का मतलब टेंजेंट या तो कहीं छुपा है या तो नॉर्मल छुपा है। वो क्वेश्चन में पढ़ो आप, कर्व कभी होता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन समझे? मान लो ये कर्व है और आपको फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कह रहा वो पॉइंट बताओ जहां से जो टेंजेंट जा रहा है, मान लो वो पॉइंट अपना P हो गया, x1 और y1, जहां से ये टेंजेंट जा रहा है, इसका जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है। मतलब मान लो 2 3 है तो स्लोप आपका 3 है। एक मिनट बच्चे, बच्चों एक मिनट, ठीक है। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भाई वो स्लोप इसके बराबर कह रहा है, ये नहीं कि यही स्लोप है। कह रहा स्लोप इसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी जो y जितना y कोऑर्डिनेट है उतना ही स्लोप है। तो बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होंगे? ठीक है, तो निकालते हैं dy बाई dx। भाई स्लोप इसका मतलब dy बाई dx एट पॉइंट P, यानी x1 y1 पर आपको y1 दिया हुआ है।
y आपके पास है एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx हो गया 3x1 3x स्क्वायर। अब बच्चों फाइंड आउट करो dy बाई dx एट पॉइंट P, तो ये बन गया 3x1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। देखो ये जब से मेरे ख्याल से हम टेंजेंट नॉर्मल कर रहे हैं, किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम ये वैल्यू ही ना निकाल पाए, है ना, कि भाई x1 ना निकले या y1 ही ना निकले तो आगे कैसे क्वेश्चन बढ़ेगा, ये किसी का क्वेश्चन था। अब ये वही सिचुएशन है। देखो आपने जब इक्वेशन बनाई तो y1 और x1 रिलेट कर गए, लेकिन आपके पास कोई नंबर नहीं मिला, तो y1 इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर हमने मान ली कि चलो ये पहली इक्वेशन है, हम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो ये एज इट इज है। ठीक है, आगे की बात देखो क्या करना होगा। बिकॉज पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, because P x1 y1 lies on the curve, therefore this coordinate satisfy the equation y1 is equal to x1 cube। बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखो क्या करोगे आप, जब दोनों ही y1 के बराबर हैं तो आपको एक वेरिएबल में इसको करना होगा, या तो सब कुछ y में हो जाए या सारा x में हो जाए, तभी आप आंसर को निकाल सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये अपने पास आ गया x1 क्यूब इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर 0, x1 स्क्वायर कॉमन, इट इज x1 माइनस 3 0। अब एक बात आप लोगों ने नोटिस की, मैंने ऐसा नहीं किया बच्चों कि ये पूरा x स्क्वायर और काट करके x1 इज इक्वल टू 3 लिख दिया। ये सबने बात नोटिस की? क्या ऐसा कर सकते थे हम? सर उसकी पावर 3 और उसकी पावर 2 कैसे कर लेते सर? कट तो सकता है ना, 3x है और तो 2x है। नहीं सर ऐसे दोनों है सर। क्यों काट सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते? x1 क्यूब अपॉन x1 स्क्वायर प्रथम, या आपके पास कोई आंसर हो कि नहीं ये नहीं कर सकते हम, क्या कारण है ऐसा? बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड 3 माइनस 2 1, सर वैसे तो आगे से समझ आ गया, लेकिन नहीं कर सकते, ये भी समझना जरूरी है। जब बच्चों वेरिएबल में पॉइंट्स निकालने होते हैं, ठीक है ना, अब कट क्यों नहीं कर सकते इस बात को समझ लो, इसीलिए मैंने बात बोली, क्योंकि ये गलती हो सकती है पेपर में। जब आप x1 को x1 से काटते हो, जैसे आप वेरिएबल को वेरिएबल से काटते हो ये और ये, तो ये पक्का पता होना चाहिए कि x इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन अगर है तभी आप काट सकते हो। अगर x 0 हो जाए तो 0/0 क्या हुआ, ये तो नॉट डिफाइंड है, कट नहीं कर सकते। तो कभी भी जब ऐसे वेरिएबल में एक्सप्रेशन बनती हैं तो हम कभी भी कट नहीं करते, ऑल पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। देखो वो ऑल पॉसिबिलिटीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो फैक्टर बने बच्चों, फैक्टर बनने के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो इधर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x1 माइनस 3 0, तो x1 0 का रूट 0 हो गया, x1 3, देखो x1 0 आ गया, इसीलिए हम नहीं काट सकते थे, तो ऑल पॉसिबिलिटी हम निकालते हैं। तो x1 0 आ गया और x1 3 आ गया। अब x1 की हेल्प से y1 निकाल सकते हो, चाहे आप पॉइंट क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2 का यूज करो या इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करो। तो अगर x1 है 0 तो y1 भी 0 हो गया, अगर x1 है 3 तो y1 हो गया 27। देखो बच्चों 12 सेकेंड, कितने लोगों को क्लियर हो गया? सर एक बार जैसे जो 9th क्वेश्चन है सर, उसमें एक बार कैसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके कर्व के किसके टेंजेंट के इक्वेशन? ये सीधे लिखा हुआ ना, एट विच द टेंजेंट इज, वो तो सामने लिखा हुआ बेटा कि टेंजेंट ये होना चाहिए y इज इक्वल टू x माइनस 11। और दूसरा मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ कि टेंजेंट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए उसकी इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है।
यानी x और y की पावर जो है हमेशा 1 रहेगी, अगर वैसे समझना है तो वेरिएबल की फॉर्म में। बाकी तो इस क्वेश्चन में तो लिखा ही है कि इसका टेंजेंट है, ठीक है। मतलब टेंजेंट की इक्वेशन में कभी x स्क्वायर y स्क्वायर नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन होती है। प्रथम क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगली क्लास में 18 से 24 तक डिस्कस करेंगे, मतलब पूरी एक्सरसाइज अगली क्लास में ये खत्म होगी, और अगली और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुम लोगों का शुरू होगा। और अगली क्लास तुम लोगों की 2 आवर्स की है, 7 to 9, ठीक। ये भी तो इतनी थी सर। नहीं, ये वाली कहाँ इतने की थी, ये तो आज मैंने 1 घंटे की तो ली है। सर 1.5 घंटा हो गया। कोई बात नहीं है, तो चलेगा, ठीक है। सर थोड़ी कम के ले लेना सर, 9 बजे ट्यूशन होती है फ्राइडे को। तो 9 बजे ट्यूशन है ना, 10 मिनट पहले छुट्टी कर देंगे, और क्या चाहिए, ठीक है। और सर एक चीज पूछो सर, 9th क्वेश्चन में जैसे कि आपने जो सोल्यूशन करवाया था सर, उसमें हमने y = x³ वाली डिफरेंशिएट कर, लेकिन वो तो कर्व की इक्वेशन है। हाँ, तो बेटा स्लोप ऑफ द टेंजेंट की अगर बात करेंगे तो टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा, जब कर्व को डिफरेंशिएट करोगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसमें पुट करोगे तब हमें मिलेगा ना। अच्छा ओके सर, ठीक है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है, एंड कर रहा हूँ बच्चों क्लास। सर 6:30 से नहीं हो सकती फ्राइडे को? 6:30 8:30? 6:30 से नहीं हो सकती, मेरी एक क्लास चलती है, ठीक है। फिर हर एक क्लास में 10 से 15 मिनट का गैप रखता हूँ, जिससे कि हम लोग ये सब शेयर कर सकें जो मैं लिखता हूँ। कई बार नहीं हो पाता तो तुम लोगों को लेट जाता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, एक ही दिन तो मैनेज करना है, बाकी तो फिर क्लास वही होती है जैसे चल रही है आजकल। एक दिन मैनेज कर, ठीक है। बाय बच्चे।